हरामी मुझे उन लड़कों में से लग रहा है जो फ्रेंडशिप करने के बहाने लड़कियों की पैंट में हाथ डालने के सपने देखना शुरू कर देते हैं, बाद में फ्रेंड जोन हो जाते हैं। साला कोई ऐसी दोस्ती हमें भी कराओ यार। हैंड्स डाउन टू द मेकअप आर्टिस्ट ऑफ दिस फिल्म, उसको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में आफ्टर हैविंग मतलब किसी की भी शक्ल चेंज नहीं हुई है पूरी पिक्चर में। मतलब जब शाहरुख खान को घर से लात मार के निकाल देते हैं और जब वो वापस जाता है लंदन में, वो पहले जो सेम दिखता था, और 10 साल बाद आफ्टर बीइंग अ फादर वो बिल्कुल सेम दिखता है। इवन काजोल जो है, मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है एक वुमेन प्रेगनेंसी के बाद उसकी फिगर और शेप चेंज हो जाती है, काजोल भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स इस पूरी पिक्चर में चेंज हुए हैं। एक तो वो छोटा सा बच्चा था जो भाई था, शाहरुख खान का भाई है, और एक दूसरी वो पू जो करीना कपूर है। इन दोनों कैरेक्टर्स को बस बड़ा दिखा दिया गया और एक्टर्स से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब नो कॉस्मेटिक्स, नो कॉस्मेटिक सर्जरीज, नो मतलब कुछ भी ऐसा प्रोस्थेटिक वर्क नहीं किया जिससे लगे कि हाँ भैया थोड़ी एजिंग हुई है। मतलब बस अमिताभ बच्चन की बस उन्होंने वो सफ़ेद कर दी दाढ़ी और उससे दिखा दिया। हम लाइक इतनी मेहनत अगर तुम लोग बच्चों पे कर देते तो ज़्यादा कुछ जाता नहीं। मतलब एक डाई तो लगानी थी उन सबके बालों में। मतलब सब कुछ एकदम सेम ही है, सारी फिजिकल अपीयरेंस सेम है। मतलब और ये सेम चीज़ तुम्हें अच्छे से याद होगा कि फ़राह खान ने अपनी मैहूना में भी की थी। मतलब इट वॉज 20 ईयर्स अगो, शायद तब इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हुआ करते थे, आई गेस, मुझे आइडिया नहीं है, पर तब के ज़माने में इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हुआ करते थे। पर फिर भी लोगों को बुढ़ा दिखाने के लिए एटलीस्ट बाल सफ़ेद चश्मा लगा देते थे, इसमें तो वो भी नहीं किया है। भाई गरीब लोग हैं ना, उनके अंदर इंसान थोड़ी होते हैं, वो तो कीड़े मकोड़े होते हैं। उनके अंदर ना कोई इमोशंस हैं, ना कोई फीलिंग्स हैं, ना कुछ है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आदमी अपनी नौकर की शादी के फंक्शन में जाएगा क्यों? भाई शान कम हो जाती है हम लोगों की। भाई चूतिया होते हैं वो लोग जो लिटरली अपने अमीर लोग सबसे बड़े चूतिया होते हैं। वो लोग सबसे बड़े चूतिया होते हैं जो अपने घर के सर्वेंट्स को अपने घर का मानते हैं, उनको अपनी होमली ट्रीटमेंट या एनवायरनमेंट देते हैं, जो उनके साथ इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको अपने घर का मानते हैं, उनकी शादी ब्याह में हर जगह में एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। लेकिन हम वहाँ कैसे जा सकते हैं नंदिनी? मतलब हम करोड़पति इन भिखमंगों की शादी में जाएंगे, हमारी शान कम हो जाएगी, यही तो कहना चाहते हैं इस सीन के ज़रिए कि मतलब भाई गरीब लोग हैं, चूतियाँ से हैं, गलीज नाली के गंदे, नाली के कीड़े हैं, ये वो। अच्छा, यहाँ मैं अपना ओपिनियन नहीं रख रहा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की फ़िलोसफी और परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी बीवी कुछ ना कुछ ज़्यादा बोले तो शट हर माउथ बाय सेइंग दिस स्टेटमेंट, कह दिया ना बस कह दिया। हाँ भैया, तू तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो रहा है ना, जो तू कह दिया तो बस कह दिया। तू तो मतलब कतई भगवान है तू तो, कि जो बोल दिया बस वही सच है। अन्ना हज़ारे हो ना तुम तो। ओके सो बच्चे घर छोड़कर इंडिया से लंदन जा रहे हैं पैदल बिना कोई सामान लिए, एंड दिस बिच इज़ लाइक। और अब देखिए, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, बिना कपड़े, बिना मोबाइल फ़ोन, बिना वाईफाई, बिना कोई व्हीकल या कोई कार वगैरह यूज़ करके ये लोग दलेर मेहंदी के साथ लंदन भागकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, शाहरुख खान ने वहाँ पर जॉब ली, खुद का घर ख़रीदा, एक बच्चा पैदा करा, उसकी डिलीवरी करवाई और उसका स्कूल में भी एडमिशन कराया, और वहाँ की नेशनैलिटी भी ले ली क्योंकि दिल्ली से लंदन जा रहे हैं। मतलब सीरियसली यार, कुछ भी। काजोल ने अपने सास ससुर की फ़ोटो दीवार पे लगा के रखी है, जो हमें स्टार्टिंग शॉट में देखने को मिल जाता है। इतनी बड़ी फ़ोटो क्यों लगा के रखी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अपने ही मरे हुए बाप की फ़ोटो नहीं लगा के रखी है। मतलब इट्स सो रूड। मतलब कि इस पिक्चर के ज़रिए ये बता रही है कि बीइंग अ मैरिड वुमेन योर इन लॉज आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर पेरेंट्स। जबकि पेरेंट्स और इन लॉज दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वो भी हमारे एक तरीके से माँ बाप ही हैं, लेकिन आप अपने मरे हुए बाप की फ़ोटो ही नहीं लगा रहे घर के अंदर, उसको हार पहना करके। दिस इज़ बेसिक रिस्पेक्ट एंड इंडियन कल्चर, जो इस फिल्म में फॉलो ही नहीं हो रहा है। और उसने अपने सास ससुर की फ़ोटो इतनी बड़ी से लगा के रखी है जिसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। इतनी बड़ी तो लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एम लाइक यू कैन, इतनी बड़ी कौन लगाता है? फैमिली फ़ोटो लगा देता है कोई, लेकिन चलो अच्छा, फैमिली तो टूटे गई तो फिर लगानी किस बात की? उसने अपने मरे हुए बाप की फ़ोटो ही नहीं लगाई जो मर गया था, और माँ बाप की उनकी जिन्होंने लात मार के घर से निकाल दिया था। लेकिन अपने मरे हुए बाप की ज़िंदगी भर कहते रहो कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और तुम जाके साले लंदन में बस रहे हो। मतलब इतना ही देश प्रेम है तो इंडिया वापस क्यों नहीं आ जाते? घर से तुम्हें निकाला जो था दिल्ली, लंदन, जो लंदन के नाम पे जिसको इंडिया दिखा गया था तुम वहाँ से निकले और पहुँच गए लंदन, और उसके बाद तुमको इंडिया की इतनी याद आ रही है। भोसड़ी के वापस यहीं आ जाता। यहाँ तुम्हें यहाँ पे अतिथि देवो भव सिखाया गया है। इन लोगों की वजह से तुम्हारा रोज़गार चल रहा है। और मतलब इतना ज़्यादा क्या है, कितना टॉक्सिक होने की क्या ज़रूरत है दूसरों की? मतलब तुम ये बोलो कि अतिथि देवो भव हमने तो सीख रखा है, लेकिन तुम दूसरों की कल्चर की रिस्पेक्ट मत करो। चलो कोई बात नहीं। और ऋतिक रोशन ने करीना को बचपन में पूरी उसकी फैमिली के सामने
विदाउट हर कंसेंट किस करा, एक तरीके से उसे मोलेस्ट ही करता है। और उसका बड़ा भाई शाहरुख खान उसको समझा सकता था कि ये गलत बात है, बिना परमिशन यू कैन नॉट टच अ गर्ल, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा होने के बावजूद भी काजोल को किस करता है उसकी पूरी फैमिली के सामने। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट एट द एंड ऑफ द डे, करीना की शादी शाहरुख खान से होती है। अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड प्यार और मोलेस्टेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसीलिए तो करीना 10 सालों से सिंगल थी, मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था पूरी पिक्चर में। ऋतिक रोशन ने बचपन में मोलेस्ट कर दिया ना, मतलब शक्ल देखो ना इसकी, कोई क्यों ही लड़का ट्राई मारना चाहेगा इस पर। वो बस इस इंतज़ार में थी करीना कपूर की कब वो लड़का आएगा जिसने मुझे बचपन में मोलेस्ट करा था और कब मैं इससे शादी करूँगी और इसे अपना पति के अपने सुहाग के रूप में घोषित हो जाएगा। कि आप देखो ना, आप इसकी शक्ल देखो, क्या कोई बंदा इस पर कभी ट्राई नहीं मारना चाहेगा? और एक लड़की जो बचपन से लेके आज तक सिंगल रही है, उसको एक बंदा मिलता है एंड शी सडनली डिसाइड्स टू गेट मैरिड। उसने मतलब बंदे को लिटरली डेट भी नहीं करा, सीधा शादी कर डाली, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो ऋतिक रोशन फैमिली डिस्प्यूट सुलझाने में लगा हुआ था। तो मतलब विदाउट डेटिंग अ गाय, हाउ कैन अ गर्ल हु हैज स्टेड सिंगल मोस्ट ऑफ हर लाइफ सडनली डिसाइड टू गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द डे? प्यार हुआ कब? सारा प्यार तो शाहरुख खान और काजोल में था, वो जो प्यार था भी नहीं, प्यार के नाम पे एकदम मजाक था। और सबसे गलत बात है कि स्टार्ट में एक और सीन मैंने गलती स्पॉट करी है कि दिवाली वाले दिन राम भगवान को सम्मान दिया जाता है और होलिका दहन वगैरह कुछ दिखाया ही नहीं है। लोग लक्ष्मी भगवान, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान जी की गाय की पूजा करते हैं, भगवान राम के वापस अयोध्या आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। राम भगवान का सम्मान होता है दिवाली वाले दिन, आरती नहीं होती। और कृष्ण भगवान की मुझे तो नहीं लगता, अब जन्माष्टमी थोड़ी है, पूजा क्यों कर रहे हो? ये पहली ऐसी दिवाली है ना किसी ने पूरे शॉट में दिए जलाए, ना पटाखे फोड़े, ना रंगोली करी, ना कुछ भी, मतलब डेकोरेशंस वगैरह तो थी नहीं घर पे। इनका घर ही इतना बड़ा महल है, डेकोरेट करने के लिए 15 लोग लगेंगे, पूरी यूनिट लगेगी। ना कोई पितरों की पूजा कर रहा है, मतलब बड़ी स्टार कास्ट है ना भैया, ग्रैंड ओपनिंग लगेगी ना भले रिलीजन और कल्चर की माँ चुट जाए। गाना गा रहे हैं बिल्कुल गधे की तरह, कुछ भी गधा सा, एकदम इलॉजिकल फालतू सा जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये सिर्फ हिंदू धर्मों में हो सकता है, यहीं से फिर आगे जाके पीके जैसी फिल्म बनती है सबको देख करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा कल्चरल मिस इन्फॉर्मेशन इसी फिल्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। माता की दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा और पाठ वगैरह भी हुआ जाता है। और सही में दिवाली वाले दिन, जिन लोगों को नहीं पता है, सरसों के तेल का होता है, तिल के तेल के दीपक भी जलाए जाते हैं और पूरी परिवार बैठ के पूजा करता है दिवाली की, एक मंदिर में बैठ करके। पूरी आसपास पड़ोसी और पूरे ज़िले को अपने घर में लेकर नहीं आता है, सब लोग दिवाली में अलग से इंडिविजुअली पूजा करते हैं, ठीक है? पूरे मोहल्ले को एक घर में इकट्ठा करके दिवाली वाले दिन कोई पूजा नहीं करता। दिवाली मना रहे हो बहन जो, अपनी सालगिरह थोड़ी मना रहे हो। दिवाली वाले दिन होता ही ऐसा है कि सब मंदिर में आपस में बैठ करके सत्यनारायण की कथा करते हैं, पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, कुबेर की भी पूजा होती है, और भी बहुत सारे लोगों की पूजा होती है जो इस फिल्म में बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। दिवाली का अगर तुम्हें दिखाना ही है कि भगवान की पूजा और एक फंक्शन है, दिवाली वाले टर्म को यूज़ भी क्यों कर रहे हो? मत करो ना। वाई आर यू यूजिंग और सिंपली प्रोवाइडिंग कल्चरल मिस इन्फॉर्मेशन इन द नेम ऑफ दिवाली? दिवाली मत यूज़ करो, कोई और त्यौहार बोल दो। आप बोल दो जन्माष्टमी मना रहे थे, क्योंकि दिवाली फिर दिवाली जैसी लग नहीं रही ना, तो फिर इतना खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं तो पड़ेगी आपको। लेकिन इतना दिमाग कौन लगाएगा? करण जौहर ने आज तक डायरेक्शन में दिमाग नहीं लगाया, एक्टर्स ने एक्टिंग में दिमाग नहीं लगाया, तो फिर ऐसी घटिया पिक्चरें बनती हैं फिर, और क्या। स्टूडेंट ऑफ द ईयर और वो हीरोपंती, गांडूपंती 2 बकवास, पता नहीं जो भी है। दिन लोग मिठाई खाते हैं, गुजिया बनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, रिश्तेदार घर में आते हैं, मिठाई वगैरह एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। वो भी नहीं दिखाया इस पिक्चर के अंदर। कौन सी दिवाली है भैया ये, मुझे बता तो दो। हाँ, इन सब लोगों को एक साथ भरी सभा में समझ में आ गया कि इंडिया का नेशनल एंथम है, सब खड़े हो जाओ। मतलब नो वंस इवनिंग क्वेश्चनिंग कि वाई आर दीज पीपल स्टैंडिंग, हु नोज़। इन सबको हिंदी में समझ आ भी गया? कैसे आ गया भैया बताना ज़रा तुम। मतलब भरी सभा में कोई 4-5 लोगों का कॉयर बन के इंडिया का नेशनल एंथम गाया जा रहा है और अचानक से सारे लोग सम्मान में खड़े हो गए। उन लोगों को उन सबको हिंदी आती है, और चलो एक आध को पता भी होगा कि इंडिया का नेशनल एंथम है, तो सबको तो नहीं पता होगा ना कि इंडिया का नेशनल एंथम है। भाई कैसे पता उन सबको? और सब लोग सम्मान में ऐसे खड़े हो गए, उनको हिंदी थोड़ी आती है, उनको पता थोड़ी है, उनको ये भी नहीं पता होगा इंडिया का नेशनल एंथम लिखा किसने है। हाउ कैन दे इवन गिव यू ऑनर फॉर समथिंग दे हाफ ऑफ देम, मतलब किसी ने सवाल भी नहीं पूछा किसी से आपस में कि भाई इंडिया का सब खड़े क्यों हो रहे हैं, वाई आर दिस पीपल स्टैंडिंग। किसी ने पूछने की ज़रूरत भी नहीं करी भाई खड़े क्यों होना है। उनको थोड़ी पता है, उनको हिंदी थोड़ी आती है, ऐसे ही सब खड़े हो गए। सबको पता था वहाँ पे कि भाई इंडिया का नेशनल एंथम बजने वाला है, और जाहिर सी बात है इंडियन स्टूडेंट कॉयर के मेन में हैं तो वहीं का नेशनल एंथम गाएंगे ना।
भाई तुम देखो ना, तुम लंदन में सेटल्ड हो तो लंदन का नेशनल एंथम थोड़ी गाओगे। लंदन में हो ना तो लंदन का नहीं, तुम अफ्रीका का गाना गाओगे। अब हम इंडियन कोयर ग्रुप है तो वो हिंदी नेशनल एंथम गाता है, ये लंदन में कोयर ग्रुप है तो लंदन का नेशनल एंथम गाना चाहिए, इंडिया का क्यों गा रहे हो। एंड दिस इज़ फॉर यू मॉम क्या होता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान के लिए नेशनल एंथम लिखा था जिस गाने को आप गा रहे हैं। दिस इज़ फॉर यू मॉम का मतलब भी क्या है, तू अपनी माँ के लिए नहीं गा रहा है, तुम वो नेशनल एंथम पूरे देश को सम्मान देने के लिए गाना गा रहे हो, तुम अपनी पर्सनल माँ के लिए नहीं गा रहे हो। तू गुलजार समझता है खुद को, दिस इज़ फॉर यू मॉम, पागल है, कुछ भी बोले जा रहे हो। लंदन में रह के इंडिया का नेशनल एंथम कौन गाता है भैया। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये कॉयर है, कोई ये क्रिकेट मैच नहीं है, कोई स्पोर्ट्स हॉकी मैच नहीं है इंडिया वर्सेस लंदन, या फुटबॉल का, फुटबॉल तो चलो होता ही नहीं है, कोई स्पोर्ट्स मैच के अंदर समझ में आता है कि 2 कंट्रीज़ का नेशनल एंथम बच सकता है। लेकिन अभी बजाने की ज़रूरत भी क्या है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तुम्हारा, रिपब्लिक डे भी नहीं है, तो क्यों गा रहे हो इंडिया का नेशनल एंथम, कुछ भी मतलब फालतू दिखाते रहोगे। हाँ भैया कुछ नहीं बचा उस सीन के अंदर, तो इतना ही दिक्कत थी तो लास्ट के सीन में घर क्यों वापस आ गया तो उस जगह को एक पल में ही छोड़ करके, जहाँ पर तू कह रहा है, पहले कहता है कि उस घर में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, और उस जगह को छोड़कर तू आप ही गया जहाँ पे तू अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ ऑलरेडी सेटल्ड था, तो छोड़कर वापस इंडिया क्यों आया अपने माँ बाप के पास, जब पहले ही कह देता है, और वो भी उस बाप के लिए जिसने मुंह पर कह दिया तेरे को थप्पड़ मार के कि नहीं है वो मेरा बेटा, मैं उसको अपना बेटा मानता ही नहीं। सीरियस भाई तेरी शक्ल और तेरी हरकतें देख के लग नहीं रहा कि तुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तेरी और जया बच्चन, ये भी इतने सालों में एक बार भी तूने और तेरी वाइफ ने मिलके अपने बच्चों को कभी कॉल किया, तू कभी उनसे खुद मिलने गया। हाँ क्यों नहीं जा सकता, तुम फादर हो, तुम अपने बच्चों को मना नहीं सकते। जब बच्चे माँ बाप से रूठ जाते हैं तो बच्चे मनाते हैं, लेकिन माँ बाप और बच्चों के बीच में कुछ हो जाए तो किसी न किसी को तो अपनी तरफ से अपनी ईगो साइड में रख के लड़ाई ख़त्म करनी पड़ेगी। इसका इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि इसको और इसकी वाइफ दोनों को ही नहीं पता कि इनका एक पोता है जो 10 साल का हो चुका है, एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट ही स्लैप्स हिज ओन चाइल्ड इन हिज मेल ईगो कि मैं उसे अपना बेटा ही नहीं मानता। मतलब अपनी पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में तुम अपने बेटे से नाराज़ हो, लेकिन कम से कम उसके अपने पोते के बारे में तो सोचो। तो अपना गुस्सा तुम्हारा जायज़ है, लेकिन वो पोता जो अब बच्चा 5 साल का है, सोचो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब उसको सबका पता चलेगा कि उसके चाचू को उसके बाप ने थप्पड़ मार दिया और वो उसके माँ बाप होने के बावजूद भी अपने घर में नहीं रह सकता। जब उसको बड़ा होकर बात पता चलेगी, डू हैव एनी आइडिया हाउ विल ही फील। कोई फ़र्क पड़ता है। ये परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन जिसके बारे में बार बार बोलता रहता है, ये इसने खुद ही बनाई है, इसके घर के मर्दों ने बनाई है। क्योंकि मैं हूँ ना हेड ऑफ द फैमिली, तो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्जन ऑफ बागबान है जिन लोगों को लग रहा है। लंदन के मॉल में ये अपनी वाइफ के साथ एविएटर लगा के हेलीकॉप्टर में ऐसे घूम रहा था जैसे मतलब कोई इंडियन है, मिडिल क्लास इंडियन है, उसको फ्री की टिकट मिली है लंदन घूमने की, या फिर कोई मैरिड कपल अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए क्रूज़ पर लंदन आया हो और बीच में कोई स्टॉप है जहाँ पे वो रुक चुका है। मतलब बिल्कुल एक्सप्रेशन इसके ऐसे हैं जैसे कि कोई क्रूज़ पे है, या फिर कोई फ्री की टिकट मिली है लंदन की, या फिर 2-3 महीने के लिए ऑफिस का ट्रांसफ़र हो गया। मतलब ज़बरदस्त, मतलब कोई एकदम चिल, मतलब भूल ही गया अपने बच्चे को, और उसके बाद इन्जॉय भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो ऑनर किलिंग वगैरह भी हो जाती है। मतलब ये प्यार है माँ बाप का, ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही है, ये बवासीर है माँ बाप की। प्यार तो नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। हाँ, टाइटैनिक पे बैठ के रोमांटिक हॉलीडे मनाने वाले का इसका बिल्कुल ही इरादा था, टाइटैनिक पे बैठ के रोमांटिक हॉलीडे मनाने का अपनी वाइफ के साथ, बिल्कुल। तो बेसिकली द होल पॉइंट ऑफ द मूवी इज़, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ओके फेयर इनफ। अंकल तो बच्चा पैदा करने की ज़रूरत क्या है, कुत्ता ही पाल लो ना घर में, टेंशन क्या है। कितनी फालतू बात है यार, ये मैं क्या बोलूँ। चूतिए मौसी लगती है वो काजोल की, उसकी बेटी जैसी ही है। काजोल की माँ तो बचपन में ही मर गई थी और बाप भी मर गया, वो उसे छोड़कर जा रही है उसके साथ, नहीं तो क्या तेरे साथ रहेगी, अब तेरी नौकरी करेगी घर में बैठ के, वो तो ऑब्वियस है ना। लेकिन उसके लिए भी साला परमिशन लेना पड़ेगा, क्या फालतू लॉजिक है। बॉलीवुड है ना, दिमाग थोड़ी लगाना होता है सब में। भाई सीधी सीधी बात समझो, पिक्चर में ये चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं की गई कि जैसे कि काजोल तो चली गई घर छोड़ करके, शाहरुख खान भी चला गया, लेकिन करीना कपूर का छोटा जो पूजा कैरेक्टर पू है जो, वो क्यों चला गया। जाहिर सी बात है, तुम्हारी पूरी फैमिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रही है, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम अकेले बैठ के नौकरी करोगे किसी भी आदमी की। पूजा गई क्यों, उसका रीज़न डिफ़ाइन ही नहीं करा पूरी पिक्चर में। क्या बकवास बात की जा रही है। मतलब लिटरली ऐसे टाइम पर तुझे अपनी फैमिली को संभालना चाहिए या फिर अपने सेठ को संभालना चाहिए जिसके यहाँ तू काम करती है। तुम खुद ही सोच के देखो,
ऐसा क्या रीज़न था? अगर वो उसके यहाँ काजोल के निकाल देने के बाद भी अगर वो वहाँ पे नौकरी कर रही है तो जाहिर सी बात है पूजा की पढ़ाई लिखाई का कुछ खर्चा वगैरह अफोर्ड करना है। लेकिन पूजा तो लंदन चली गई, तो ये इसके यहाँ नौकरी कर क्यों रही है? इसका रीज़न क्या है? कोई मुझे बताएगा? भाई तुम्हें अपनी फैमिली के एक बंदे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। अगर तुम्हारे एक बंदे को निकाल दिया गया तो तुम उसके यहाँ पे नौकरी कर रहे हो जिसने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो भी लंदन चला गया तो तुम नौकरी करोगे क्यों? तुम उसके साथ नहीं जाओगे? ये तो ऑब्वियस बात है। पहली बात तो तूने उस लड़की का हाथ पकड़ा बिना किसी कंसेंट के, बिना इस बात को सोचे कि मोहल्ले वाले किस किस तरीके की बातें करेंगे। उस लड़की का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग उसे धंधे वाली भी बोलेंगे, नैरो माइंडेड पीपल, बहुत ज़्यादा घटिया और नीच किस्म लोग वाले। और कुछ फेमिनिज़म आज की डेट में एग्जिस्ट भी नहीं करता। उसके बाद हम जैसे लोग सोचते हैं कि आजकल ये स्टॉकिंग के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। अब आ जाते हैं कुछ नैरो माइंडेड पागल लोगों पे जो कमेंट करके बोलेंगे कि भाई वो शाहरुख खान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, किसी जितने भी लोग बोलेंगे ना, किसी लड़की या लड़के को घुमाओ या किस करके दिखाना पब्लिकली, या किसी से मिलने की हिम्मत भी कर दो, पड़ोस की आंटी सब कुछ बता देगी मम्मी को, और एट दी एंड तुम जूता चप्पल ही खाओगे। लड़की को बाइक पे घुमा के दिखाओ और सोसाइटी में ला के दिखाओ जब कोई घर पे ना हो। 5 मिनट के अंदर पापा की कॉल तो आ ही जाएगी, और नहीं आई ना तो नाम बदल देना, ठीक है। लोग उस लड़की के बारे में तरह तरह की गंदी बातें करेंगे कि लड़की हाथ से निकल गई है, उसके माँ बाप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, और पापा उस लड़के को बुरी बुरी तरीके से मारेंगे पीटेंगे कि बोलेगी कि तू सारा दिन यही सब करती रहती है, तेरी वजह से हमारा नाम ख़राब हो गया। इवन बद्दुआ देंगे कि तू मर क्यों नहीं गई, तुझे पढ़ने लिखने भेजा है या आवारा गर्दी करने के लिए। न टीवी बंद, मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, फर्दर स्टडीज़ का प्लान बंद, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बंद, और मॉम डैड का स्टेपल डायलॉग आ जाएगा फिर। ऐसा नहीं है कि मुझे शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता है, मेरा फेवरेट हीरो है, पर प्लीज़ और भी बहुत दिक्कत होंगी। सड़क छाप लौंडे रोज़ उसकी, क्योंकि तुम ऐसी जगह पे रहते हो। जितना मर्ज़ी जंजी बन जाओ, सोशल मीडिया पे कूल बन जाओ, पापा की चप्पल के आगे कुछ नहीं टिकता। एज अ फादर या ब्रदर अगर कोई तुम्हारी सिस्टर के साथ ऐसी हरकतें करेगा तो तुम क्या करोगे? तुम बोल दोगे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ भैया, कुछ भी नहीं बचा इस देश में। बचा ही क्या है? इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी सारी गाड़ियों का कलेक्शन है, अच्छी खासी जॉब है, और फिर हमारा एक बच्चा है जो यहाँ के लंदन के किसी स्कूल में पढ़ता है। मतलब बचा ही क्या है? इससे ज़्यादा कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है? अबे पागल के बच्चे, तू लंदन में अपनी वाइफ के साथ सेटल हो चुका है 10 साल पहले। अचानक से अपनी फैमिली डिस्प्यूट के चलते तू उसके अपने बाप के पास वापस जाएगा जस्ट बिकॉज तूने उसको मॉल में देख लिया? पापा को घर में अपने घर में ले आ, अपने फादर को अपने घर में ले आ, बोल दे उन्हें। भाई जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है या उसका बिज़नेस अगर इंडिया में है तो भाई जाहिर सी बात है, हो सकता है किसी राइट हैंड को, ऐसा होता है ना कि हमारा बिज़नेस अमेरिका में, लंदन में, पर रहते हैं हम इंडिया में, क्योंकि कोई बंदा हमने हायर किया हुआ है जो लंदन से ऑपरेट करता है। तो पापा को बोल दे वो इतनी बड़ी हवेली बेचकर यहाँ आ जाए हमारे पास। भाई हम वहाँ सेटल हो चुके हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे हर जगह की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, आर्टिस्टिक वर्क है, थिएटर, म्यूज़िक, आर्ट, डांस। पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो इन चीज़ों में भी डिग्री ले सकता है। वहाँ अच्छी जॉब करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। लड़की की खुद की अपनी लाइफ भी तो है। इंडिया में ओवर पॉपुलेशन और धक्के और लाइनों के अलावा बचा क्या है बताना ज़रा। इंडिया में जेई का एग्ज़ाम, नहीं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारे लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? जेई के एग्ज़ाम के लिए 10th से 12th पढ़ाई करना या फिर यूएसए के किसी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना? दोनों में से तुम क्या प्रेफर करोगे? तुम ही बता दो। हम 100% श्योर 90% लोग यही बोलेंगे हमें यूएसए जाना है। क्यों जाना है? तो बस फिर उसका जो जवाब है वही मेरा डिफेंस है।